देखिए, किसी भी सरकारी सेवक को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है जो बेबेरियन कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ है, ब्यूरोक्रेसी। आई एम अ प्राउड होम मेकर बाय चॉइस। सेल्फ डिपेंडेंस होती है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियली। सोसाइटी की कई जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने के लिए कुछ करें। नमस्कार, वी नेशन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया तोमर। देखिए, परिवार एक शक्ति होता है। परिवार वो होता है जो हमें आगे बढ़ाता है, और परिवार का वो सदस्य जो सबको साथ लेकर चलता है वो होता है परिवार का मुखिया। यहाँ परिवार के मुखिया के साथ साथ पूरा परिवार भी मेरे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपके पूरे परिवार का। तो मैं आपको बता देती हूँ सर, पूर्व आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, और साथ साथ परिवार की बात कर दूँ तो परिवार का एक एक सदस्य कुछ खास अपने में एक शख्सियत रखता है। तो सबसे पहले सर का परिचय करा देती हूँ। सर का नाम है बीएन सिंह और मैम का नाम है मीनल सिंह, और ये इनकी पुत्री हैं निकिता सिंह, और सर का नाम है ईशान प्रताप सिंह। जितना नाम भारी है उतना ही काम भी भारी है, क्योंकि आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। सबसे पहला सवाल सर मैं आपसे करना चाहूँगी कि किस तरह से आपने सोचा कि बच्चों को आगे बढ़ाना है, परिवार को साथ लेके चलना है, लेकिन उससे पहले जब अपने ऊपर उत्तरदायित्व होते हैं तो काफ़ी सवाल भी सामने आते हैं, कठिनाइयाँ सामने आती हैं, उन सबको आपने कैसे पार किया? निश्चित रूप से मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ मूलतः। मेरी मदर शिक्षिका थी, और उनका ये था कि उनका बेटा जो है सिविल सर्विसेज में आए, और वहाँ की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि वहाँ पे हर छात्र कोशिश करता है कि सिविल सर्विसेज में आए, क्योंकि वो उसको एम्पावर करता है। सर, एक और सवाल करना चाहूँगी। जब पोस्टिंग हो जाती है, पढ़ाई तो क्योंकि हर कोई जुनून से ही करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पद पर पहुंचकर कुछ डर भी लगने लगता है कि इस पद को संभाल पाएंगे या नहीं। कुछ दिक्कतें आती हैं, सामने वाला ही इस तरह से अप्रोच देने पड़ता है कि आपको ये काम करना ही होगा। तो उस तरह की कठिनाइयों को, उस तरह की प्रॉब्लम्स को आपने कैसे संभाला? देखिए, किसी भी सरकारी सेवक को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है जो बेबेरियन कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ है, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी रिफ्लेक्ट करती है, देखिए, दो तरह से सामाजिक सिस्टम चलता है, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। जी। जिस तरह का हमारा देश है, हमारा समाज है, हम लोगों ने फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ को एक्सेप्ट कर लिया है। जी। वो मूल मापदंड है। तो इसलिए हर समय जब कुछ भी न समझ में आए तो सबसे महत्वपूर्ण जो समझ में आना चाहिए और एकमात्र जो समझ में आना चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ आना चाहिए। जी। दूसरा, इनफॉर्मल तरीके से किसी भी निर्णय के बारे में सोचना चाहिए कि वो निर्णय समाज में लोग किस प्रकार ले रहे हैं, जी। उनके हित में है या उनके अहित में है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि औपचारिकता और अनौपचारिकता में देश, समाज, रूल्स, रेगुलेशंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सबको सबसे महत्वपूर्ण, और सोशल कॉन्शियस जो डरखाइम कहते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। सर, यहाँ एक आपने बात की कि फैसले लेते हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी, आपने सबसे पहले जब अपने पद पे आए होंगे, सबसे पहले जो एक ऐसा फैसला लिया होगा जो आपको अभी तक याद है? जी, वो मैं जसराना में एसडीएम था। जी। तो मैंने 960 एकड़ का फर्जी पट्टा पकड़ा था। जी। और उसमें 18 से 20 लोग तब सस्पेंड हुए थे। और उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र जब मेरिट हुआ तो मैंने हिंदुस्तान में सबसे पहले पोलिंग बूथ के अंदर स्टैटिक वीडियो कैमरा लगवाने की बात की थी। मेरा कॉन्सेप्ट था, इलेक्शन कमीशन में गया था, मैं वहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया, और इलेक्शन कमीशन ने पहली बार पायलट बेसिस में हिंदुस्तान में वहाँ पे बागपत में अलाउ किया। और मैंने एज एसडीएम जो है उसमें 500 जगह पे लगवाया था, 120 जगह रिपोल हुआ था वहाँ पे। तो वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण था। और तीसरा, 4 वर्षों के PCS की नौकरी जो भी रही हो लोगों की, लेकिन सबसे कम उम्र में मैं भारत सरकार में किसी माननीय मंत्री का OSD होने का भी मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये इनिशियल हमारे कुछ चीज़ें थी। सर, एक सवाल ये होता है, जब हमारी कहीं फील्ड पोस्टिंग लग जाती है तो कहीं के अलग नियम होते हैं, शर्तें भी कुछ अलग होती हैं, लेकिन जिनके अंडर हम काम कर रहे हैं उनकी भी कुछ बातें अलग होती हैं। तो उस चीज़ को कैसे अंडरस्टैंड किया, और अब आपको क्या लगता है कि अब के लोग वो चीज़ कर पाते हैं या फिर पहले के लोग ही इतना अंडरस्टैंडिंग होते थे? आपका प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं 2 कॉन्टेक्स्ट आपको बताना चाहूँगा। मैं दिल्ली आया, मैं DDA में 5 वर्ष, MCD में 6.5 वर्ष, NDMC में रहा। वहाँ पे बहुत टफ एक्शंस भी लिए, जैसे 6000 करोड़ का उस समय का स्कैम पकड़ा जो ग्रुप हाउसिंग का था, लेकिन जनता ने उसको जो है लाइक किया। लोगों ने जो पावर में चलाने वाले थे उन लोगों ने लाइक किया। उसी तरह से अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कैरियर का जो सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस रहा
जेवर एयरपोर्ट का फर्स्ट फेज़ का लैंड एक्विजिशन। मैं आपको बताऊं कि मैं एसडीएम था 98 में, उसके बाद मैं कभी ना एडीएम रहा ना सीडीओ रहा, मुझे कोई एक्सपीरियंस लैंड लॉ का नहीं था। दिल्ली में काम किया और सीधे कलेक्टर गौतम बुद्ध नगर जब बना तो वहाँ पे जेवर एयरपोर्ट में चूँकि सारा कानून 2013 का वहीं से बना, आंदोलन हुआ था और वहाँ कानून बना, तो इसके आधार पे उसके आधार पे कानून बना। तो वहाँ पे बड़ा संवेदनशील प्रकरण है और जगह है, एनसीआर के पास है, किसान वहाँ के बहुत सचेत हैं और वो अपने इंटरेस्ट को जानते हैं। ऐसे में उनसे जो लैंड एक्विजिशन हुआ वो हिंदुस्तान का मेगा प्रोजेक्ट में फास्टेस्ट लैंड एक्विजिशन 2 वर्ष में हमने स्टार्ट भी किया, फिनिश भी किया। और इसके साथ साथ मिनिमम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, जैसे मान लीजिए कि 10% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर अलाउड है लैंड एक्विजिशन में, तो 3400 करोड़ बांटा गया हमारे समय। और 3400 करोड़ में 300 करोड़ भी खर्चा हो जाता तो वो एक्सेप्टेबल था, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि केवल 3 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। दिस इज़ 0.096%। तो सबसे कम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में कंपेंसेशन पार्ट अगर छोड़ दिया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट देखा जाए, और फास्टेस्ट मेगा प्रोजेक्ट में लैंड एक्विजिशन हुआ। लेकिन उसमें 2-3 फैक्टर्स थे। सरकार का विश्वास कलेक्टर पे, कलेक्टर का विश्वास जनता पे और जनता का विश्वास कलेक्टर पे। जो बातें हुई, जैसे कि मुझे याद है, अब आपने इतने वर्षों के बाद ये प्रश्न पूछा है कि जो पैसे का ट्रांसफ़र होना था तो हम किसानों को बुला लेते थे ट्रेजरी में और ट्रेजरी में वही बटन दबाते थे और उसी समय अगले 4-6 घंटे में पैसा उनके अकाउंट में पहुंच जाता था। तो कोई डिले नहीं होता था। तो जनता का विश्वास इतना अधिक था सभी जगह, पूरे मैं एडमिनिस्ट्रेटिव कैरियर में बता रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए है कि पब्लिक शुड हैव फेथ इन हिम, जनता का विश्वास उनके अंदर रहे तो कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान हो सकता है। मैं आपको एक और बात कहूँ, जब दिल्ली रॉयट हुआ और ईस्ट दिल्ली में 52 लोग मरे, हाँ जी, और मैं उस समय कलेक्टर था नोएडा का, और मैंने वहाँ 144 भी लागू नहीं की। एक सजेशन आया कि इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाए, लेकिन आप मैटर ऑफ फैक्ट है कि वहाँ इंटरनेट भी शटडाउन नहीं हुआ, क्योंकि समाज और किसी भी कोई घटना नहीं हुई। अगल बगल के जिलों में घटना हुई, लेकिन वहाँ कोई अनफॉर्चुनेट घटना नहीं हुई। तो मैं कन्विंस हूँ कि समाज के हर वर्ग के लोग यदि आपके ऊपर विश्वास रखें तो आपका मूवमेंट, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका आउटपुट, आपका जो टारगेट है वो बहुत जल्दी अचीव होगा। सर इस बीच भ्रष्टाचार और कई चीज़ें ऐसी आती हैं बीच में जिनको संभालना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, अच्छे काम करने के बावजूद भी। तो ऐसे लोग आपको मिले हैं कि आपने उनको संभाला हो? देखिए, सिस्टम जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इसमें मैं इसको दूसरी तरह से इंटरप्रेट करता हूँ। फ्यूडल सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी। फ्यूडल सोसाइटी में स्पीड कम होती है, मॉडर्न सोसाइटी टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और मैं मानता हूँ कि एफर्ट इंडिविजुअल बेस्ड भी होता है, सिस्टम बेस्ड भी होता है, पॉलिसीज़ बनती हैं, लॉ बनता है, रूल्स बनते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इंटरवेंशन जो आ गया है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, और मैं मानता हूँ कि अनलेस उसकी प्रोग्रामिंग गड़बड़ ना हो, टेक्नोलॉजी किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, क्षेत्र, किसी चीज़ में डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। तो जो मॉडर्न सिस्टम है जहाँ पे आपने करप्शन की बात की, वो मिनिमम तभी हो सकता है और डिलीवरी फास्टर तभी हो सकती है जब ए डिलीवरी फास्ट हो जी, और दूसरा यूनिफॉर्मली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हो। इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो टेक्नोलॉजी का है। सर टेक्नोलॉजी से एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है, जैसे अब आप जिस विभाग को संभाल रहे हैं, परिवहन विभाग को आप संभाल रहे हैं, यहाँ भी AI, अच्छा मैं रिटायर हो चुका हूँ। ठीक है, ये चीज़ अभी आपके परिवार से भी हम बात करेंगे क्योंकि AI अब आ गया है, कई चीज़ें बदल गई हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म में आ गई हैं। तो आपको क्या लगता है, पहले जो कागजी काम होते थे उसमें भी कहते थे उलझन बहुत होती थी, कई कागजात खो जाते थे, या फिर बोलते थे, एक डायलॉग बहुत लोगों का फेमस था कि चूहे कुतर गए, हमें नहीं पता कागज़ कहाँ गए। तो आपको लगता है कि डिजिटलाइजेशन होने के बावजूद बहुत बदलाव आ गया है, कई फ़ायदा हुआ है, या आपको क्या लगता है कि कुछ चीज़ें बिगड़ भी गई हैं? देखिए, वी आर ह्यूमन बींग्स जी, वी आर नॉट गॉड। गुड और बैड दोनों चलेंगे। समाज में जो लोग समाज का संचालन करते हैं उनको ये ध्यान रखना पड़ता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे ब्यूरोक्रेटिक हो, कि गुड शुड प्रिवेल ओवर बैड, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहे। टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ी मदद की। जैसे आपने जो बात छेड़ी है उसमें बता दें कि 6 करोड़ करीब जो है गाड़ियाँ हैं, 4 करोड़ लाइसेंसी हैं जी, उत्तर प्रदेश में जी। और ऐसी स्थिति में
उनको रोज़ सुबह आदमी निकलता है अपने घर से तो गाड़ी से निकलता है, शाम को आता है तो गाड़ी से आता है, तो 25 तरह के वॉलेशंस होते हैं, लिमिटेड एम्प्लॉयज़ हैं, कैसे उसको मैनेज करेंगे? तो मैनुअली मैनेजमेंट तो मुश्किल है, उसका मैनेजमेंट केवल टेक्नोलॉजी से है। इसीलिए हमने अपने समय AI बेस्ड एक पायलट प्रोजेक्ट भी इंट्रोड्यूस किया था एमलॉजिका का, एमलॉजिका के साथ, जिससे कि सारे डेटा को एनालाइज कर लिया जाए एक सिंगल पॉइंट पे, और फिर ऑफिसर्स को मैसेज दिया जाए कि भाई अब आपको देखिए ये घटना हो सकती है, इसका ये प्रिकॉशन लेना है, या ये घटना घटित हुई है, इसमें ये करिए, आप स्टेप लीजिए, या आपको ये चांसेस हैं इन सब चीज़ों के। तो उस आधार पे अगर ऑफिसर्स को रेडीमेड पहले से प्रिकॉशन मिल जाए, एडवाइजरी मिल जाए, डायरेक्शन मिल जाए, तो निश्चित रूप से उन सब चीज़ों पे कंट्रोल हो सकता है। बट इन अ फेयर वे, प्रॉपर वे, और प्रॉपर टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी आ चुकी है, परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को पहचान करना आवश्यक है। मैम, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, जैसे कि एक महिला का किरदार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फैमिली में, तो किस तरह से आपने सर की जैसे जर्नी रही है, काफ़ी आपने भी साथ साथ देखी होंगी दिक्कतें, आपने अपने करियर में क्या सोचा था और फैमिली को कैसे संभाला, और फैमिली में जैसे बच्चे होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी होती है, सर जैसे बाकी जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे थे, तो आप उस वक्त कैसा महसूस करती थी, और अब आप क्या सोचती हैं कि उस वक्त कितना अच्छा था और भी और बेहतरी हो सकती थी और चीज़ों में? आई एम अ प्राउड होम मेकर बाय चॉइस। तो मेरी एजुकेशन दिल्ली से हुई, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ऑनर्स किया और फिर मास्टर्स किया। फिर उसके बाद ये मैंने डिसाइड किया कि आजकल जैसे अब हम देखते हैं बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है, जिससे फैमिली में एक थोड़ा हेल्दी एटमॉस्फेयर रहे, बैलेंस्ड रहें। बहुत ज़्यादा इनपुट्स हमारा एनवायरनमेंट में मिलता है इंटरनेट से और सब चीज़ों से, तो बच्चों को जो भी है कि प्रॉपर वो जब आपसे जो पूछना चाहें, या आप हमेशा यू आर विद देम कि आप उनकी सारी डाउट्स क्लैरिफाई कर सकें, एंड एक अच्छा एक कंपेनियन के रूप में। एंड वही मिस्टर सिंह के साथ भी कि इट वाज मोर ऑफ अ कंपेनियनशिप, एंड ये जर्नी जो हमने पूरे करियर की रही हमारी, तो ये हम लोगों की वी हैव बोथ एंजॉयड इट, कि जितनी भी पोस्टिंग्स रही उसमें हम लोगों को जितने भी जो लोग मिले, नॉट जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो जनता के लोग और लोगों की जितनी प्रॉब्लम्स थी, तो फिर वो हमेशा मैं सुनती थी, एंड ये हम लोगों को अच्छा लगता था कि वी आर एबल टू डू समथिंग इन द सिस्टम, तो जिससे पॉजिटिव इम्पैक्ट जाए सिस्टम में। तो इट वाज वेरी फ्रूटफुल एंड आई हैव एंजॉयड इट थॉरली। जैसे कि आपके 2 बच्चे हैं, मैं उनसे भी सवाल करूंगी, लेकिन 2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि कभी कभी पेरेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि अपनी ड्यूटी भी एक प्रायोरिटी पे रखते हैं और फैमिली को संभालना मुश्किल होता है। जैसे आपने बताया कि आपने भी बिल्कुल साथ साथ निभाया है, लेकिन अभी जो महिलाएं हैं, अभी जो नई नई लड़कियां हैं जो पेरेंट्स बनते हैं, फैमिली आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ सोचते हैं कि हम कैसे संभालेंगे, करियर और फैमिली नहीं बैलेंस कर पाते, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं यही बोलूँगी कि आई थिंक एवरी वुमन डज द बेस्ट दैट शी वांट्स टू डू, एंड ये सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप कितना टाइम किस चीज़ को देते हैं, एंड आई एम श्योर आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपकी फैमिली, आपके करियर के लिए बेस्ट होगा। मैंने ये चॉइस की कि भाई मैं कुछ साल एक्सक्लूसिवली अपने बच्चों को एंड अपने घर को देना चाहती हूँ, एंड बट देन आई फील कि मेरी लाइफ, मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी लाइफ इतने नंबर साल में ख़त्म हो गई या मैं एक्टिव नहीं रहूँगी। अब जब मेरी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई, बच्चे 12th करके स्कूल से बाहर अपनी फील्ड्स में चले गए, नाउ आई एम टोटली फ्री कि अब मैं सोसाइटी के लिए काम कर सकती हूँ विद मिस्टर सिंह। बट हर वुमन अगर वो सोचती हैं कि भाई उनको अपने करियर को देना, दैट विल बी वेरी वेरी गुड, करना चाहिए, अपनी करियर को ध्यान देना चाहिए। और साथ में एक विमेन के अंदर थोड़ी ये क्वालिटी है कि वो साथ साथ चीज़ें मैनेज कर लेती हैं। उनके ऊपर ज़रूर ये थोड़ा सा मुश्किल आती है, ये बर्डन आता है, बट दे हैव ऑलवेज रिजन अप। सारी विमेन को दे ऑलवेज राइज अप टू दिस, एंड वो अकम्प्लिश करती हैं, अपना करियर भी करती हैं और अपनी फैमिली भी करती हैं।
फैमिली से ही मैं आगे बढ़ती हूँ निकिता आपके पास। मैंने सुना है कि आप बहुत ज़्यादा बाहर देख रही हैं, देश के बाहर जा रही हैं, और मुझे लगता है कि लड़की जब बाहर निकलती है घर से काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास हो जाती हैं। तो सबसे पहले आपका क्या रहा था रिएक्शन जब आपने अपनी फैमिली से कुछ कहा होगा कि आपको करियर में ये करना है, आगे क्या बढ़ रही हैं आप? थोड़ा सा अपने परिचय देके हमारी ऑडियंस को बताएं कि अभी आप अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ जा रही हैं और क्या कर रही हैं। थैंक यू रिया जी। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, अगर मैं अपने बारे में बताऊँ थोड़ा, तो मैंने स्कूलिंग दिल्ली से की है, DPS आर के पुरम से, एंड आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड मैथ्स कंप्यूटर्स में। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, और माइक्रोसॉफ्ट में काम किया सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह 4 साल, और अभी मैं अपना फुल टाइम MBA कर रही हूँ कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से US में। तो इस दौरान कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली अलग अलग देश जाने की, या तो MBA के लिए या किसी और प्रोग्राम के लिए। तो मैं जापान, ताइवान या साउथ कोरिया गई, या फिर मैं बीच में यूरोप जाने का एक बार मौका मिला, और आगे मैं शायद MBA के फाइनल प्रोजेक्ट के लिए अर्जेंटीना जाऊंगी 1 हफ्ते के लिए। तो उसमें मैंने यूजुअली आपने पूछा कि पेरेंट्स से क्या सपोर्ट मिला, तो मैं जब भी झिझकती थी कि अच्छा सपोज़ ट्रैवल ही हो गया, एक नॉर्मल सी एक्टिविटी है, तो एज अ वुमन यू हैव टू थिंक मल्टीपल चीज़ें कि अच्छा कौन कौन जा रहा है, किधर जा रहे हैं, कैसे संभालेंगे। उसमें अगर आपकी फैमिली का सपोर्ट रहता है, या वो तो एक एग्जाम्पल है, बट उसके तौर पे कोई भी एक चीज़ जिसमें आपको अपना नॉन कंफर्ट जोन एम्ब्रेस करना हो आगे तरक्की करने के लिए, उस हर सिचुएशन में अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है इन टर्म्स ऑफ आपकी फैमिली, या फैमिली नहीं तो दोस्त, या आसपास कोई ऐसी चीज़ जो आपको इनकरेज करे कि हाँ ये चीज़ नॉर्मल है और ये आपको करनी चाहिए, भले ही आपको खुद स्टेप अप करना पड़े थोड़ी और चीज़ें अपनी एबिलिटी बढ़ाने के लिए, चाहे वो ट्रैवल एबिलिटी हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का सेल्फ डिपेंडेंस हो, वो करना पड़े, तो वो मैं कहती हूँ कि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और वो मुझे बहुत हेल्प किया। तो गर्ल्स को क्या मैसेज देना चाहोगे आप कि डरो मत, और अपने अगर परिवार सपोर्ट कर रहा है, फैमिली सपोर्ट कर रही है, तो उसका गलत फ़ायदा भी नहीं उठाओ, अपना जो करियर बनाना है वो बनाओ, क्योंकि मुझे लगता है आजकल की यूथ कहीं और भी किसी और डायरेक्शन में भी जा रही है। तो उसमें क्या कहना चाहोगे आप? आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर हम विमेन स्पेसिफिकली की बात करें तो मैंने जो सीखा वो ये था कि जो सेल्फ डिपेंडेंस होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फाइनेंशियली, या फिर अपनी एजुकेशन या स्किल लेवल पे, या फिर हेल्थ लेवल पे। आप अगर अपने आप को इतना काबिल बनाएं, अपने आप पे ध्यान दें, हर चीज़ में अपने आप को भी बना के रखें, तो वो चीज़ आपको लाइफ लॉन्ग खुद के लिए काबिल बनाती है कि आप अपने सारे काम कर पाएँ। उसके बियॉन्ड दूसरी चीज़ मैंने एक देखी है बहुत सारे लोगों में कि अपॉर्चुनिटी सीख करनी चाहिए। ज़्यादातर विमेन जो मैंने देखा है वो अपने आप को प्रूव ज़रूर करना चाहती हैं, बट उस केस में कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम हो जाता है। वो सोचती हैं कि जब मैं 100% क्राइटेरिया मैच करूं तभी मैं येस बोलूं किसी अपॉर्चुनिटी को। बट मुझे लगता है कि ज़्यादातर वो लोग सक्सेसफुल बनने के लिए ज़्यादा करते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी मैच कर रहे हैं, थोड़ा सा भी आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो आपको येस बोलना चाहिए। से येस टू एवरी अपॉर्चुनिटी, जिससे कि आपको आगे जल्दी से ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी मिले, जल्दी से आप अपने स्किल लेवल मैच कर पाएँ टू दैट। थर्ड थिंग मुझे लगता है थिंकिंग पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अपने आप को मैंने एज पर्सनली मतलब वुमेन की तरह स्पेशली सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, कि ठीक है कोई भी ये चीज़ नहीं है कि आपको हमेशा अपने मन में ये सोचना है कि अरे मैं तो लड़की हूँ, मैं कैसे करूँगी। ये सोचना चाहिए कि अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ, कोई और इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ, और उस थिंकिंग से सब कुछ चेंज हो जाता है। आप अपने आप को रिसीविंग एंड में नहीं सोचते हो, और ये सोचते हैं कि कुछ भी है हम मैचअप कर सकते हैं, बस काम जो है अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है देन यू कैन डू इट। हाँ, बोलने की ज़रूरत है बस। हाँ। बहुत बढ़िया आपके जवाब मुझे पर्सनली काफ़ी इंस्पायर भी कर रहे हैं, और मुझे लगता है लड़कियाँ आपको सुन रही होंगी तो बहुत वो भी काफ़ी अच्छा महसूस कर रही होंगी कि मोटिवेशन आप उनको दे रही हैं और इंस्पायर भी करनी है मेरे हिसाब से। ईशान, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपके बारे में मैंने कुछ स्पेशल पढ़ा कि आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जा रहे हैं, और सबसे स्पेशल बात है कि 40 लोगों में से आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या है ये पूरा प्रोग्राम, आप प्लीज़ मेरी ऑडियंस को बताइए। थैंक यू मैम, दैट इज़ करेक्ट।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंटरनेशनल संस्था है जो साल की शुरुआत में कई कंट्रीज़ के हेड, कंपनीज़ के हेड्स, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स और बिजनेस लीडर्स को एक साथ डावोस में लाती हैं स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ पर कई विषयों पर डिस्कशन होता है। लार्जली स्टेट ऑफ द वर्ल्ड को कैसे इम्प्रूव किया जाए और लोग अपनी कंट्रीज़, अपनी कंपनीज़ और उनके मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए भी वहाँ पर आते हैं। इस सिनेरियो में यूथ की पार्टिसिपेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए फोरम पूरी वर्ल्ड से कुछ यूथ्स को सेलेक्ट करता है जो वहाँ पर जाकर जो अपने लेवल पर काम कर रहे हैं उसको प्रेजेंट कर सकें और उन इश्यूज़ पर अब्जॉर्ब भी कर पाएँ और कंट्रीब्यूट भी कर पाएँ। मुझे सेलेक्ट किया गया है और मैं वन ऑफ द यंगेस्ट हूँ अमंग्स द 40। यूथ भी डिफाइन होती है अंडर 30, तो 22 में मैं उसमें उनमें भी काफ़ी यंग उसमें आऊँगा। लेकिन ये स्टार्ट हुआ था कॉलेज से और उसके पहले से, जब मैंने वॉलंटियरिंग में इंटरेस्ट दिखाया था। एंड आई थिंक इट वाज आवर प्रेरोगेटिव कि हम सोसाइटी की कई जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए कुछ करें। क्योंकि यूथ की एक प्रॉब्लम होती है कि हम पोस्ट तो काफ़ी करते हैं सोशल मीडिया पे लेकिन हम कुछ स्ट्रक्चरली चेंज करने की कोशिश नहीं करते, चाहे वो हेल्थ में हो या एजुकेशन में हो। हम एक ड्राइव या वो करते हैं जो कि जिसमें मैंने काफ़ी पार्टिसिपेट किया, लेकिन मुझे थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन होता था कि हमें कुछ स्ट्रक्चरली चेंज करना चाहिए। तो फिर मैंने उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी, और वो क्योंकि हमारी फैमिली में क्योंकि बिजनेस फैमिली नहीं है तो कभी अपनी चीज़ शुरू करना एक डॉन्टिंग टास्क था, लेकिन उसको पढ़ा, उसको शुरू किया, वो स्टार्ट हुआ, उसको अच्छे से अप्रिशिएट किया गया। उसके बाद जब फोरम के लोगों ने देखा कि ग्राउंड में अच्छा काम हो रहा है एज पार्ट ऑफ जो यूथ नेटवर्क है ग्लोबल शेपर्स कम्युनिटी, तो उन्होंने इनविटेशन दिया। तो अभी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, लेट्स सी कैसा चलता है। अच्छा, मैंने इसमें सुना है कि विमेन एम्पावरमेंट का भी एक पार्ट है जो काफ़ी मुझे लगता है ज़रूरी लगता है, और इंडिया के अगर लोग समझना चाहें कि पूरा क्या सिनेरियो है, आप जाके उसमें क्या कुछ खास स्पेशल करने वाले हैं इंडिया को लेकर के, क्योंकि बाहर के देशों में हमेशा ये होता है कि इंडिया से कोई बाहर जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो खास कर रहा होगा, लोगों के समझ में आता है कि कुछ ना कुछ तो कमाल कर रहा होगा, तो वो कमाल क्या है वो प्लीज़ बताइए। देखिए, जो शेपर्स कम्युनिटी है फोरम का यूथ नेटवर्क, उसमें 6 इश्यूज़ हैं। हाँ। उनमें से एक इंक्लूसिविटी में विमेन एम्पावरमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिसके लिए मैं जब न्यू दिल्ली हब को हेड कर रहा था वर्ल्ड के यंगेस्ट क्यूरेटर के तौर पर, तो हमने कंसेंट, जेंडर बेस्ड वायलेंस और मेल एलायशिप का प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिससे कि जो विमेन की स्ट्रगल्स हैं वो सिर्फ विमेन को नहीं, मेल एलायशिप बहुत ज़रूरी है, बाकी सोसाइटी को वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि वो उसको सॉल्व कर पाएँ। मेरा खास इंटरेस्ट था सिविक एंगेजमेंट में, जो भी उन 6 में से एक था। सिविक एंगेजमेंट इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़रूरी है। इस साल की थीम इज़ अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग, लेकिन आजकल डायलॉग कम और डिबेट ज़्यादा होता है, मतलब कि डिस्कशन नहीं होता, डिबेट ज़्यादा होता है। मैं कॉलेज के डिबेटिंग यूनियन और बाकी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में भी ये पर्सपेक्टिव लाना चाहता था कि सिविक इश्यूज़ पर हम वॉट में तो अग्री करते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, उसमें भी डिबेट कई बार करते हैं, लेकिन हाउ या व्हेन या हु, इस पर अग्री नहीं करते। कैसे होगा, कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी या प्राइवेट सेक्टर करेगा या इंडिविजुअल्स करेंगे, एनजीओ करेगा, इस पर अग्रीमेंट नहीं होता। तो फोरम इस चीज़ का प्रयास करता है कि अलग अलग जगहों से लोगों को डायलॉग प्रमोट किया जाए, और मैंने जो संस्था शुरू करी कोऑपरेशन 17, उसका यही पर्सपेक्टिव था कि जो 17 है वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनमें ये सारे मुद्दे कवर होते हैं, और 193 नेशन स्टेट्स, इंडिया इंक्लूडिंग, इस पर अग्री कर चुके हैं। तो हम अब कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ करना है, इस पर बात करें। इंडिया की ये यूनिक बात ये है कि हम एक डेमोक्रेसी हैं, और हम हमेशा बिलो $8,000 पर कैपिटा के बावजूद एक डेमोक्रेसी रहे हैं, जो कि एक एक्सेप्शन माना जाता है। जब से इंडिपेंडेंस हुई है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ना हमने एक भी बार अपनी डेट में डिफ़ॉल्ट किया है, ना एक भी बार कोई फैमिन हुई है। आप ये बात समझेंगे कि इंडिया के इतिहास में हज़ारों साल तक जब भी कोई लड़ाई हुई है वो एग्रीकल्चर पर टैक्स के बारे में हुई है। लेकिन हमने कभी, हमारी कोई फैमिन नहीं हुई इंडिपेंडेंस के बाद। हमने कभी किसी और हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री से अलाय करके, हम अगर मैं क्रूड तरीके से बोलूँ कि हम किसी के चेले नहीं बने, बिल्कुल। और हमने उसके साथ अपना डेवलपमेंट करा, जो कि स्लो रहा है,
लेकिन हर फैमिली को इस बात का कॉन्फिडेंस है कि हमारे बच्चों की जनरेशन हमसे ज़्यादा अच्छी होगी और उनकी हमारे हमारे पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छी रही है, तो सोशल मोबिलिटी कांस्टेंट रही है। ये एक ऐसी अश्योरेंस है जिसमें इंडिया अपने साइज को लेकर एक यूनिक पोजीशन पर है, क्योंकि डायलॉग हमारी सोसाइटी एक रूल्स बेस्ड सोसाइटी है, उसमें डायलॉग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट में सब लोग चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन वो डायलॉग ही ज़रूरी है। अगर वो ना हो तो आपको पीस तो लगेगा, लेकिन दैट विल बी पीस ऑफ द ग्रेवयार्ड, नॉट पीस ऑफ द गार्डन। तो इसीलिए इंडिया का पर्सपेक्टिव फोरम में रखना बहुत ज़रूरी है। और हम 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है, लेकिन 40 शेपर्स में से 1 या 2 इंडिया से जाते हैं, तो इसीलिए वो और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम उसको अच्छे से रखें और अपनी कंट्री का जो स्टेट है उसको एक एक्यूरेट तरीके से डिपिक्ट कर पाए। तो मैं वही एम करूँगा, लेट्स सी कैसा चलता है। तो देखिए, पूरी जर्नी हमने सिर्फ सर की ही नहीं, बाकी उनकी फैमिली की भी सुनी है, किस तरह से वो आगे का सोच रहे हैं और अपने ही नहीं बल्कि औरों के लिए भी एक इंस्पिरेशन बन रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले यूथ के लिए इस तरह से सोचना और फैमिलीज को खास तौर से ये सोचना कि वो खुद ही आगे ना बढ़े, अपने बच्चों को भी वही सिखाएं जिस तरह से वो आगे बढ़कर आए हैं। क्योंकि जिस तरह से सर ने बताया कि उन्होंने काफ़ी चुनौतियों का सामना करा है, मैम ने बताया कि वो फैमिली के साथ आगे बढ़ी हैं, फैमिली को लेके आगे बढ़ी हैं, और निकिता साहब ने जाना कि वो अभी आगे फ्यूचर में किस तरह से एक लड़की होने के नाते वो कर्तव्य निभा रही हैं और अपने करियर को भी संभाल रही है। और ईशान जी जिस तरह से इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड, उसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। इस चर्चा में हम इतना ही बात करेंगे और सर आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी मैं, क्योंकि आप लोगों से बात करने मुझे लगता है एक बहुत इंस्पायरिंग चीज़ थी। क्योंकि हर कोई पर्टिकुलर इंसान से बात करता है, लेकिन पूरी फैमिली इतनी इंस्पायरिंग हो, वो हर किसी को मौका नहीं मिलता इंटरव्यू लेने का भी। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। कैमरा पर्सन कुलदीप सिंह मेहता के साथ मैं रिया तोमर, वी नेशन न्यूज़ से।